तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, तो सामान्य प्रश्न यहाँ जो कॉमन क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी में से देखिए, यहाँ हम दो तरह से बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। जनरल साइंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से तो वही होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। उस वाले में भी आ जाएगी अल्फ़ा बीटा गामा वाली बायोडाइवर्सिटी, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो वो थ्योरेटिकल है काफ़ी हद तक। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब दोनों ही है। और जब हम जनरल साइंस में जाते हैं तो हम लोग 11th का NCERT उठाते हैं। 11th का NCERT में बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है। जब जनरल साइंस की बात आती है तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी का मतलब वो एनिमल किंगडम भी और प्लांट किंगडम। और 11th की जो आप NCERT देखोगे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। कॉलेज लेवल पे जब पढ़ाई होती है और वहाँ जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है। स्कूल लेवल पे जो पढ़ाया जाता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो वो अगर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है तो वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से सवाल पूछ लेता है। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से प्रश्न पत्र बनवाते हैं, कभी कभी प्रश्न पत्र साधारण आदमी से बनवा देते हैं, यानी कि वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। उससे कहते हैं जनरल साइंस का पेपर बना दो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, उसका बायो से लेना देना नहीं, क्योंकि वो अम्ल और क्षार वाला भी बना रहा होता है, बफर सॉल्यूशन का भी बनाता है, पीएच का भी बनाता है, साथ साथ कुछ बायो के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तब वो 11th की किताब उठा लेता है और वहीं से सवाल बना देता है, खास करके मेंस में और MPPSC में तो खास करके। तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो तैयारी कहाँ से करें। तो आपको बायोडाइवर्सिटी अगर समझना है तो है कुछ नहीं, नाम का अंतर है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का अंतर है। अगर आप उसको समझ लोगे तो वो दोनों ही एक ही है, एक ही है। तो आज हम पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप 5 किंगडम देखते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ब्रायोफाइट, एनिमेलिया और प्लांटी। तो एक प्लांट किंगडम हो गया, उसको प्लांटी बोला है। एनिमल किंगडम को एनिमेलिया बोल दिया है। जो कवक है फंजाई, फंगाई या फंजाई बोलते हैं, तो फंगाई बोल दिया है उसको। जो बैक्टीरिया वाला है उसको बोल दिया है मोनेरा। और प्रोटोजोआ, प्लांट प्रोटोजोआ और एनिमल प्रोटोजोआ दोनों तरह के होते हैं। यूनिसेल्यूलर एनिमल और यूनिसेल्यूलर प्लांट, उन दोनों को प्रोटिस्टा बोल दिया, दोनों को प्रोटिस्टा बता दिया। तो क्लियर हो गया। जब हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों अलग अलग करके पढ़ते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो प्लांट किंगडम को हम लोग मोनेरा से शुरू करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्लांट किंगडम को। और सेकंड में हम लोग उसमें फंजाई ले लेते हैं या प्रोटिस्टा ले लेते हैं। प्रोटिस्टा के कुछ ज़्यादा नहीं होते, वो एल्गी में जाते हैं। वोल्वॉक्स वगैरह जो होते हैं प्रोटोजोआ, जो प्रोटिस्टा है देखा जाए तो प्रोटोजोआ नहीं है बल्कि वो प्रोटिस्टा है। तो उन प्रोटिस्ट एनिमल को हम लोग एल्गी में पढ़ लेते हैं। बट एल्गी से पहले हम 2-3 चीज़ें ले लेते हैं, एक तो बैक्टीरिया ले लेते हैं, एक फंजाई ले लेते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को हम प्लांट में ही पढ़ लेते हैं और प्लांट में ही जोड़ लेते हैं। बैक्टीरिया फंजाई प्लांट का हिस्सा हो जाते हैं और प्रोटिस्टा दोनों में बांट देते हैं। जो एनिमल होते हैं यानी कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनको हम लोग एनिमल में पढ़ लेते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम प्लांट में पढ़ लेते हैं। तो कुछ समझ में आ गया। मोनेरा, फंजाई प्लांट का पार्ट बन जाते हैं और प्रोटिस्टा के 2 हिस्से हो जाते हैं।
तो ऐसा करके वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एडजस्ट हो जाता है। प्रश्न बनाते समय में वो अगर कॉलेज लेवल की पढ़ाई का कराता है, प्रोफेसर है, और अगर मान लीजिए कॉलेज में जूलॉजी बॉटनी टाइप कुछ पढ़ाता है और फिर अगर पेपर बना रहा है तो वो इस स्टाइल से पेपर बनाएगा। तब आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसे रखनी है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम केवल पढ़ते जाएंगे और पेपर बनाने वाले की मंशा और मॉडल आंसर पेपर को नहीं समझेंगे तो फिर हम गलत उत्तर लिख देंगे, आते हुए भी गलत लिखेंगे, चाहे आपने सही। ये बहुत जरूरी है कि पूछ रहा है वो उत्तर आप दे रहे हो कि नहीं। आप पढ़ के आए हो वो उत्तर लिखना जरूरी नहीं है, सामने वाले की मंशा जानना बहुत जरूरी कि वो पूछ क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या है पूछने का। कई बार इस वजह से फेल हो जाते हैं लोग, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है, पढ़ना भी और समझना भी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को समझो और फिर लिखो। हम गड़बड़ क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, उसको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए भी सही, ब्रेक करिए उसको, उसकी क्या मंशा है, कितनी चीजें उसने पूछी है। आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है और डिवाइड करके उसकी सारी, तब कंप्लीट आंसर होगा। कई बार क्या होता है कि 10 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें एक हिस्सा 6 नंबर का होता है, 3 हिस्से हैं उस प्रश्न के, और बीच वाला जो हिस्सा है वो 6 नंबर का है और उसको हम 2 नंबर के हिसाब से लिख देते हैं। जबकि परीक्षा कॉपी जो मॉडल आंसर पेपर है, वो मॉडल आंसर शीट में साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है 6 नंबर का है, और कॉपी चेक करने वाले ये ध्यान दें कि अगर ये हिस्सा पर्याप्त लिखा हो 100 शब्दों में, तभी 6 में से अंक देने हैं आपको। उसका ब्रेकअप दिया होता है पूरा और निर्देश होते हैं नीचे। उत्तर को चेक करते समय में उसको कॉपी चेक करने वाले चेकर के लिए निर्देश होते हैं कि अगर इसने 10 उदाहरण भी दिए हैं तो पूरे मार्क्स दें, साथ में डायग्राम भी बनाया है तो पूरे मार्क्स दें, उदाहरण सहित अगर उत्तर लिखे हैं तो अच्छे मार्क्स दें, फ्लो चार्ट बनाया हो साथ में तो अच्छे मार्क्स दें। तो अच्छे मार्क्स देने की क्या क्या शर्तें हैं वो सब लिखी रहती है, डिमांड रहती है उसमें कि इस क्वेश्चन के साथ ये डिमांड है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आ गया ना समझ। लेकिन एक प्लेन क्वेश्चन होता है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए कि उसने कहाँ कहाँ एक्सपेडिशंस उसके कौन कौन से थे। सिंपल क्वेश्चन है, तो वो तो फ्लैट है और उसमें समुद्रगुप्त का परिचय देने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी एक्सपेडिशंस वो जितनी भी हुई थी, विजय अभियान था उसका, उत्तरापथ का और दक्षिणापथ का, तो बस वो यूं समझ लीजिए 10 नंबर का है तो 5 नंबर उत्तरापथ का है और 5 नंबर दक्षिणापथ का है, बात खत्म। प्लेन क्वेश्चन। लेकिन हिस्ट्री से यदि मैं कहूं कि सम्राट अशोक को हम लोग चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं, उसका साम्राज्य विस्तार किसी भी युग में जो एक बड़े मतलब बड़े सम्राट रहे हैं उनके समान था, और शायद वो भारत का पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार जो है, भारत की सीमाओं को उसने बढ़ाया था या सीमाओं का विस्तार किया था। अब इस प्रकार का प्रश्न है तो इस प्रकार का प्रश्न आपको फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि सम्राट अशोक की जो केवल विजय अभियान से बात नहीं बनेगी। कंपैरिजन समुद्रगुप्त के साथ, अकबर के साथ, सबके साथ कंपैरिजन लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तुलना आ गई। तो ये आपको रुकना पड़ेगा। कई लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि अशोक का ये पूछ लिया, मुझे आता है, मैं फोड़ दूंगा। नहीं, उसमें देखना पड़ेगा उसका वेटेज कितना है।
अगर उसके 3 हिस्से हैं तो तीनों हिस्सों को तोड़ना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बता रहा था अभी कि प्रश्न पूछने वाले का नजरिया कैसा है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी, पेपर बनाने में भी, सिलेबस बनाने में भी। कई तरह के एक्सपेरिमेंट है, चल रहे हैं अभी कई तरह के एक्सपेरिमेंट। सिलेबस के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं अभी, खास करके हिस्ट्री को बदलने की कोशिश हो रही है। मीडियम के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पीढ़ियां बदल रही है। कॉपी चेक करने वालों की, पेपर बनाने वालों की पीढ़ियां बदल गई है। पिछले 5 सालों में एक पीढ़ी बदल गई है। वो जो पीढ़ी आई थी वो चली गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लोग पैदा हुए थे और जिन्होंने पढ़ना शुरू किया था और जिनकी नौकरियां लगी थी, अब वो सब के सब रिटायर हो गए। अब इंटरव्यू में भी नहीं बैठते वो लोग। तो अब 1980 के बाद, 1990 के बाद, यानी जब से टेलीविज़न आया है, तब से लेकर के अब टेलीविज़न के आने के बाद जो जनरेशन है वो अब कॉपी चेक करने लगी है, वो पेपर बनाने लगी है। तो ज़माना काफ़ी हद तक बदला है। पहले के लोग जो पढ़ाई करते थे वो क्लासिकल सब्जेक्ट्स थे, क्लासिकल बुक्स थी, और लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले लोग थे। तो उनके प्रश्न पूछने के तरीके, एनालिसिस के तरीके बिल्कुल डिफरेंट थे। अब जो लोग हैं वो थोड़े से लाइब्रेरी में समय उन्होंने उतना नहीं बिताया। उन्होंने टेलीविज़न पे, बाद वाले 90 से 2000 के बाद वाले तो ये बिल्कुल ही अब ऐसे लोग आएंगे जो पूरा कंप्यूटर पे और उस पर ज़्यादा समय बिताए, स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिताए। तो वो फिर चेंज होगा। तो ये भी दिमाग में आपको रखना पड़ता है, तब जाकर के वो क्वालिटी आती है लिखने की, तब मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। केवल ऐसे ही पढ़ाई करके और उत्तर लिखना ये पर्याप्त नहीं होता सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन लेने के लिए आपको वो भूमिका, उसकी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो इंटरव्यू में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो जो उनकी उम्र कितनी है, वो कॉलेज में कब थे, वो जवान कब थे, और तब कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन्हीं का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। और जॉब लगने के बाद आदमी पढ़ता नहीं है, पढ़ाई उसकी छूट जाती है। जीवन भर पढ़ाई करने वाला आदमी तो इंटरव्यू नहीं लेता ना। जिसने एक उम्र तक ही पढ़ाई की वो इंटरव्यू लेता है। कई लोग ऐसे कहने को वाले आपको मिल जाएंगे कि हमारे कॉलेज के ज़माने में एक सर क्या पढ़ाया करते थे, हम तब खूब पढ़ते थे। यानी कई लोगों ने 24 साल 25 साल की उम्र के बाद किताबों को हाथ ही नहीं लगाया, जीवन भर नौकरी की है बस। और चूंकि वो बहुत बड़ी क्लास 1 सर्विस कर रहे हैं, वहाँ से फिर वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। यानी 35 साल से उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब रिटायर होते ही उनको यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बना देते हैं। 35 साल से किताब को हाथ नहीं लगाया। और अब वो जो लगातार पढ़ के आ रहा है 3-4 साल से, रात दिन किताबों में डूबा हुआ था 4 साल से, जिसको किताबों के सिवा और नोट्स के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था, उस आदमी से प्रश्न पूछते हैं तो कितना सिली क्वेश्चन होगा। कई बार उसका क्वेश्चन ही बहुत सिली क्वेश्चन होता है। मैंने कहा ना, एक मैडम तो वो लिख के लेके आई थी, नोट करके लेके आई थी क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन भी याद नहीं रख सकती, तो कागज लेके आई थी। मुझे अगले क्वेश्चन भी दिख रहे थे कि अगले वाले से क्या पूछे। बाहर जाके मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये पूछेगी तुमसे, मुझे दिख गया था। मुझसे 16 नंबर का पूछा तो 17 नंबर मैंने देख लिया, 18 देख लिया। उसका कागज खोलती थी, मेरे पास में ही बगल में थे तो साफ दिखता था। मैंने कहा ये खड़खड़ कर रही है, कुछ कागज खोल रही है, मतलब क्या दिख रहा है। देखा तो उसमें क्वेश्चन लिखे हुए थे, और फिर हाथ हिलते भी थे, आवाज़ भी कांपती हुई सी रहती है। तो कोई लेवल नहीं होता, कुछ नहीं है, सब बकवास है, 1 नंबर का टोटल बकवास चीज़ है। बहुत बुरी हालत है, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है। अब मान लीजिए पूरा यूपीएससी में 10 बोर्ड हैं, एक एक बोर्ड में 5-5 लोग हैं, तो हो सकता है कि उस दिन 50 लोग हों तो 4-5 लोग हो सकता है जेन्युइनली वाकई में पढ़े लिखे हों, वाकई में उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी। लेकिन वो 5 होंगे, 45 तो ऐसे ही होंगे ना। तो बहुत बुरी हालत है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। तो कॉपी चेक करने वाले भी ऐसे ही, यहाँ कॉपी चेक करने वालों में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग घुसाते हैं, लेकिन हमको तो मार्क्स लेना है।
हमको तो इसी सिस्टम में पास होना ना, हम सिस्टम को तो दोष नहीं दे सकते कि सिस्टम खराब था इसलिए हम आईएएस नहीं बन पाए, ढंग के लोग होते तो हम आईएएस होते, ऐसा नहीं बोल सकते ना। आपको इसी में पास होना और इसी में इंस्टा पे धूम मचा देनी है, ठीक है, इसी सिस्टम की वजह से। और लोग आपको स्वीकार भी कर लेंगे कि आप धुआंधार हो, ठीक है। वो कतई ये नहीं कहेंगे कि आप खराब सिस्टम की वजह से बने हो, कोई नहीं कहने वाला। तो फिर हम भी बन जाए, हम क्यों उसका सोचें, हम भी इसी सिस्टम में बन के बताएंगे। ये कमियां तो रहेंगी, जब तक ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन बीइंग है, तो लापरवाहियां रहेंगी, कमियां रहेंगी, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हमको कुछ अतिरिक्त सावधानी जो है वो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कमियां हैं। सामने वाले को अगर ड्राइविंग नहीं आती तो आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। फिर आप फुल स्पीड में, वो भी 100 पे चला रहे हो और आप भी चला रहे हो, और वो आपके साइड से निकल जाएगा, उसकी संभावना कम है, वो आपको ठोक सकता है क्योंकि उसको आती नहीं है। तो सामने वाले को गाड़ी जब ठीक से नहीं चलानी होती तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। इसलिए तो हम फेल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हम उसके सामने गाड़ी चला रहे होते हैं जिसको आती नहीं है, ठीक है। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा था, तो उस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एनिमल वाले में। बट एनिमल वाले में शुरू करेंगे तो फिर कोशिका को समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले कोशिका से शुरू करते हैं। सेल क्या है? मैंने पहले भी पुरानी क्लासेस में भी काफ़ी चीज़ें बताई है। कई बार तो सेल का ही क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं और उसके क्या कार्य हैं, है ना। उसी की डेफिनेशन वगैरह कई आ जाता है। कई बार एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताओ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, दोनों तरफ यूपीएससी भी पूछ लेता है कई बार, पर वो इस रूप में नहीं पूछता। वो इस तरह से पूछते हैं कि वैक्सीन के निर्माण में प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार से सहायक है, वो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन का निर्माण करने में प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार से मदद करती है। तो यानी बैक्टीरिया की मदद से जो आप वैक्सीन बनाते हो वो आ जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो इस नाम से आ जाएगा। तो सबसे पहले कोशिकाओं की शुरुआत। पहले तो आपको एक बता दें कि हिस्ट्री का हमारा पुराना ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला भी लेक्चर सुन लीजिएगा। हिस्ट्री की शुरुआत में हमने अगर लेक्चर दिया हो कि ओरिजिन ऑफ अर्थ वगैरह का, तो वो भी जाके सुन लीजिए, तो आपका बहुत सारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोशिका भी एकदम से नहीं बन गई थी, कोशिका बनने की भी अपनी एक कहानी है। पहले वो पानी की बूंद के रूप में बनी थी, कोएसरवेट, वहाँ से पूछते हैं कोएसरवेट जीवन की शुरुआत में। कोशिका काफ़ी विकसित अवस्था है, लेकिन जो सबसे पहले कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोट बनी थी, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सबसे प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ओपन में है, खुले में। जेनेटिक मटेरियल ओपन में पड़ा हुआ है, खुले में पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में सीधा पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब होती है तो फिर वो उसको अंदर कर लेती। तो एक और प्रश्न लिखिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न तैयार करिए। कोशिका सिद्धांत कहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, जीवन का सबसे बेसिक यूनिट है, वो सबसे आधारभूत इकाई है। और ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं वो उत्पन्न हुई है पहले से उपस्थित कोशिकाओं में से। अचानक से कोशिका का निर्माण नहीं होता। जीवात जीवोत्पत्ति, जो हम लुईस पाश्चर की बात करते हैं, बायोजेनेसिस, वो भी पूछते हैं। बायोजेनेसिस का सिद्धांत भी पूछा जाता है। और मैं इसको पॉलिटी से जोड़ूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, जैसा अभी कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने परसों के दिन, कि जो राम सेतु है उसमें हमको
आइलैंड्स दिख रहे हैं, चूना की चट्टानें दिख रही, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें दिख रही। अब वो चूना की चट्टानें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, वो तो दिख रही हैं, लेकिन ये मैन मेड ब्रिज था, यानी कि इसमें ह्यूमन एफर्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है, पहले जो बोला था वो कांग्रेस ने बोला था कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये राम सेतु है। उसने एक वर्ड यूज किया था कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये राम सेतु, भावनात्मक तो है, इमोशंस तो हमारे हैं, और धर्म भी कहता है कि ये राम सेतु है, और हमारे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं भगवान राम के साथ, इसलिए ये उन्होंने निर्माण किया था, इसलिए तो है। तो भावनात्मक रूप से, दार्शनिक रूप से और धार्मिक रूप से तो वो राम सेतु है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर टाइप वो मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं लगता, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो मैं आपको एनिमल किंगडम जो मैं बताऊंगा उसमें सिलेंट्रेटा जो बताएंगे हम लोग, कोरल्स, तो कोरल रीफ्स का बनाया हुआ है। कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, क्योंकि जो कोरल्स होती हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, वो अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, मूंगा की चट्टानें। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं, ये वैसे भी पानी में तैरती हैं, क्योंकि ये खोखली होती है अंदर से, सिलेंट्रॉन, वो जो खोखली कैविटी होती है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। अब यही बात बीजेपी गवर्नमेंट ने कही। अब कांग्रेस जब कह रही थी तो वो चुनाव ही हार गई 2013 का, ऐसे ही मुद्दों की वजह से पूरे देश में वो। तो कांग्रेस को ये कहना था कि अच्छा एक काम करते हैं कि आप सिद्ध करवा दीजिए, साइंटिफिकली करवा दीजिए, किसी साइंटिस्ट से ये बुलवा दीजिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, चूने की चट्टान नहीं है, ये एनिमल क्रिएशन नहीं है, ये कर दीजिए। तो वो तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वैक्सीन तो इसी विधि से बनती ना। वैक्सीन तो हम लोग कभी किसी मंदिर के कलश में से निकाल के नहीं ला सकते थे ना। वैक्सीन तो लेबोरेटरी में ही बनाते हैं, दोनों ही इसी में बनाते हैं। या वो जो चर्च में छिड़कते हैं वो, उससे, या अमृत चखने की बात होती है सिख धर्म में, तो अमृत चखा दो, उस टाइप की चीज तो नहीं है ना। वैक्सीन तो दरअसल लैब में ही बनती है ना। तो नॉन साइंटिफिक तो कोई भी नहीं हो सकता, कितनी भी धार्मिक सरकार हो। साइंस के खिलाफ तो आप जा ही नहीं सकते। इसलिए मैं बोल रहा था कि पॉलिटी के हिसाब से जब आप बात करेंगे, तब साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होगा नागरिकों को, वो चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगी, नहीं तो मर जाओगे ना आप। अब ठीक है कि आप किसी कम्युनिटी को बर्बाद करना चाहते हो या किसी कम्युनिटी को डराना चाहते हो और अपनी संगठन को बड़ा दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए जरूर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो पॉलिटिक्स हुई। तो मोबिलाइजेशन के तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से, भीड़ को इकट्ठा करने के, संगठन दिखाने के, समूह दिखाने के, ताकत दिखाने के। तो ये तो शक्ति प्रदर्शन हुआ ना। लोग तो कैबरे डांस करके, ऑर्केस्ट्रा बुलवा करके, और किसी को भी उससे भी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। उसमें तो धर्म का भी स्वरूप नहीं होता। भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ को बहलाना फुसलाना या भीड़ के माध्यम से समर्थन जताना, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल अलग चीज़ है। दोनों में बहुत अंतर है। साइंटिफिक टेम्परामेंटल वो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है, और धर्म का जब उस पर अंकुश आ जाता है, तो आप तो जानते हो कि कई लोगों को तो इसी बात पे फांसी चढ़वा दिया गया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इतना भर बोल दिया, इतने में उनकी गर्दन काट दी और फांसी पे चढ़ा दिया, जबकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके लिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी सच बोलने के ऊपर। वो सब चर्च के आदेश पे हुआ। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत प्रगतिवादी हैं और हम लोग अच्छा धर्म है और हमारा धर्म बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है। तो चर्च ने क्या किया 16वीं 17वीं शताब्दी तक, क्या हुआ? और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कितना स्ट्रगल था, डार्विन का, मेंडल का, न्यूटन का, और उससे पहले वालों का तो और ज़्यादा था। सीधा मौत ही हो जाती थी। तो बहुत बहुत खतरनाक है गैलीलियो और तमाम लोग, केपलर,
ये सब चीज़ें जो है अगर आप देखें तो बड़ा इतिहास, साइंस का जो डेवलप, ये जो है ये बातें कहना भी बड़ा मुश्किल काम है। शिक्षकों के लिए भी बड़ी मुश्किल काम हो जाती है कि उन्होंने जो पढ़ा है वो समाज का निर्देशन करेंगे, दिग्दर्शन करेंगे, उन्हीं को गाइड करना है, स्टूडेंट्स को बताना भी है, लेकिन बताते समय क्या गलत बताना है, क्या रिजिम के हिसाब से बताना है, रिजिम को सपोर्ट करते हुए बताना है, या सच बात बतानी है, जो पढ़ी है वही बात बतानी है। तो उसमें आपको ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कोशिका का विकास, जीवन का उद्भव, क्योंकि ये सभी धर्मों को अंगूठा दिखाता है, सभी धर्मों को। अधिकांश धर्म जो है वो स्पॉन्टेनियस लाइफ की बात करते हैं कि अचानक से जीवन की उत्पत्ति हो गई है। जैसे ईसाई लोग बोलते हैं कि 6 दिन में जीवन बन गया, बाइबल में लिखा हुआ है 6 दिन में ही सारा जीवन बन गया। एक दिन पौधे बन गए, एक दिन एनिमल बन गए, एक दिन ये, और आखिरी में आदमी बन गया। तो 6 दिन में सब कुछ हो गया, जबकि ये करोड़ों सालों की यात्रा है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। मामूली काम नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति कर दी, ऐसे ही मुस्लिम जो है वो भी ऐसा ही बताते हैं, अचानक से आदम हवा की बात करते हैं। तो वो एडम्स ब्रिज की बात करते हैं कि ये जो है राम सेतु नहीं है बल्कि एडम्स ब्रिज है। ये वही एडम है जो आदम थे। ईसाइयों के एडम है, मुसलमानों के आदम है। उसको आदम बोल दो या एडम बोल दो, इंग्लिश में तो दोनों एक जैसे ही लिखे जाएंगे, एक ही स्पेलिंग होगी। तो एडम्स ब्रिज या आदम का ब्रिज, ठीक है। तो पर इधर राम जी का राम सेतु, अब जबकि है वो सिलेंट्रेटा का। इन तीनों का ही नहीं है, ना एडम का है, ना आदम का है, ना वो राम का है। किसका है? सिलेंट्रेटा का, कोरल्स का। साइंस तो कुछ अलग ही कहता है। अब वो जो कांग्रेस ने जो कमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो हलफनामा दिया था, डेफिडेविट, और अभी जो बीजेपी ने जो पेश किया, वो दोनों मैच कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था इसके साइंटिफिक सबूत नहीं है, और बीजेपी ने जो पेश किया उसने कहा कि ये चूने के पत्थर हैं। उसने, बीजेपी ने ये नहीं कहा कि साइंटिफिकली हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि ये राम का ब्रिज है, ये नहीं बोला उन्होंने कहा कि चूने की कुछ चट्टानें और कुछ आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, बाकी ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। तो शब्दों का अंतर है, केवल शब्दों का अंतर है बस एफिडेविट, लेकिन निष्कर्ष तो एक जैसा है दोनों का। दोनों का निष्कर्ष एक जैसा है। एक आदमी बोल रहा है कि आप बीमार हैं, एक बोल रहा है आपको इलाज की जरूरत है। आ गया समझ में? इतना बड़ा अंतर है। अब ऐसे में निष्कर्ष क्या निकलेगा? डिजीज्ड है बस। लेकिन कोई बोलता है कि आप बीमार हैं तो सामने वाला चिढ़, अच्छा मैं बीमार हूं, और उसको बोला नहीं आप अगर इलाज करा लें तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, आपने अच्छी बात कही। मैं सोचूंगा, इलाज कराने के बारे में सोचूं। मतलब तुमको मैं बीमार लगता हूं, वो चिढ़ पड़ा। बस इतना अंतर है, शब्दों का अंतर है, बोलने का अंतर होता है। तो ये तो हमको भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अनावश्यक जो है, किसी दिन वकील हड़ताल कर रहे हैं आपके खिलाफ, आप एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, बाहर हड़ताल हो रही है, पटवारी किसी दिन हड़ताल पे चले गए। पटवारियों का अध्यक्ष जो है वो आ गया आपसे बात करने के लिए, और आपने उसको कुछ, क्या हो गया? हाँ, नहीं हमने भी नहीं देखा। अरे यहाँ बीच में बात मत करो, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। तो ये था, आपको प्रैक्टिकली काम आएगा। अब जब वो हम लोगों से एकदम से बात करता है तो कई बार हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, और उसके पीछे 3 पटवारी खड़े हैं और वो वीडियो बना रहे हैं, और वो आपको गुस्सा दिला रहा है, पटवारियों का जो प्रेसिडेंट है, और आप तू तड़ाक पे आ गए, तुम्हारी औकात दिखाओ, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, ऐसा कुछ बोल रहे हो। तो ये पंगा हो गया। अब हड़ताल हो जाएगी, काम ठप हो जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, मुख्यमंत्री भी आपको कहेगा आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रही, आ जाओ, तुमसे कलेक्टरी नहीं होगी, जबकि आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो उस पर डिपेंड, ये उनसे नहीं होता,
कि आप कितने, उस पे होता है कि आप पब्लिक रिलेशन को कितने अच्छे से हैंडल करते हो, जनसंपर्क आपका कैसा है, लोगों के साथ आप किस तरह से पेश आते हो, ठीक है ना, ये उस पे होता है। तो कई लोग अनावश्यक ही उलझते रहते हैं, ये अपना शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। कई बार उनको जब समझ आती है तो 15 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, तब तक वो बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बहुत नुकसान हो चुका होता है उनका, तब बहुत गंभीर हो जाते हैं, तब बहुत समझदार हो जाते हैं, तो 15 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो यही चीज़ कांग्रेस ने सत्ता खो दी केवल ये बोल करके। वो भी यही बोलते हैं कि आइलैंड और चूना पत्थर कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो बात खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये राम सेतु जैसा कुछ नहीं है, और साइंटिफिकली तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता कि ये राम सेतु है। तो चली गई, लोगों ने कहा अच्छा, मतलब राम जी थे ही नहीं, मतलब तुम्हारे हिसाब से। तो इसलिए सारे बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस को यही बोलते थे कि ये बोलते थे कि राम नाम के कोई चीज़ हुई नहीं, तुम तो राम को मानते ही नहीं थे, अब राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हो, ऐसा बोल के वो हो जाता है। ये जैसे नहीं लड़ती महिलाएं, सास बहू लड़ती, तुम्हारा कहने का मतलब ये था, तुम्हारा कई बार वो उसके शब्द भी ठूस देती है, उसके उसमें डाल देती है। वैसा दिन भर यही सब नाटक चलता रहता है, सारे चैनल उसी से जीवित हैं, उसी से उसको संजीवनी मिलती है। तो यही सब है, पूरा रात दिन चल रहा है। और इंडिया को बहुत सूट करता है, क्योंकि आदमी फालतू है, असली में तो कोई काम दाम है नहीं, सारे सीजनल है, व्यक्ति वाकई में फालतू है, क्योंकि असली में काम दाम नहीं है, सारे सीजनल काम, नौकरियां भी कोई ठीक से नहीं करते। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन के तौर पे काम करती हैं, ठीक है ना। खैर जो, लेकिन हम लोगों का काम तो ऐसा नहीं चलेगा ना, तो यहीं से शुरुआत होगा। इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ को पकड़िए, ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी पकड़िए, और कोशिका को भी समझने की कोशिश कीजिए। कोशिका क्या है? बेसिक यूनिट, सेल, जिंदगी की शुरुआत की सबसे बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब ये है कि वो एक ऐसी यूनिट है जिसमें जीवन की सारी घटनाएं हो जाती है। जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे कि जन्म, वृद्धि और मृत्यु, 3 बड़ी घटनाएं हैं जीवन की। जीवन का इसको सामान्य लक्षण भी बोलते हैं, आधारभूत लक्षण भी बोलते हैं। अगर कोई बोल दे कि आप हमें फीचर बताइए, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताइए कि जीवन क्या होता है, लाइफ क्या होता है, तो बर्थ, जीवन वो है जिसका जन्म होता है, जीवन वो है जिसका ग्रोथ होता है, और जीवन वो है जिसका मृत्यु भी होती है। जन्म होना, वृद्धि होना और मृत्यु होना, ये जीवन का लक्षण है। 3 महत्वपूर्ण लक्षण है जीवन के। और इस बीच में अगर जन्म हो गया तो फिर फिजियोलॉजी भी होती है सब तरह की, यानी कि भोजन भी खाएगा तो डाइजेशन भी होगा, इस बीच में रेस्पिरेशन भी होगा वृद्धि के दौरान, इस बीच में रिप्रोडक्शन भी होगा, सेंसेशन भी होगा, तो तमाम चीजें भी होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें उसमें जीवन के साथ साथ होती हैं। पर 3 प्रमुख लक्षण अगर आपसे कोई एकदम ही पूछ ले, कभी कभी ऐसे बिल्कुल बेसिक सवाल आ जाते हैं, जीवन के सामान्य लक्षण बताइए, जीवन के आधारभूत लक्षण बताइए, और कुछ सवाल ही नहीं होता, यही सवाल होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि अब जीवन के सामान्य लक्षण में मतलब एकदम से अगर आपका क्लियर नहीं है, तो एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए कि जीवन में सबसे पहली चीज है जन्म। जन्म होना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। लोहे में जीवन नहीं है, कोयले में जीवन नहीं है, पत्थर में जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ये तीनों चीजें नहीं होती। लोहे में वृद्धि नहीं होती, लोहे का जन्म नहीं होता, लोहा उस तरह से नष्ट नहीं होता। पत्थर में है तो जीवित प्राणियों के लक्षण है, जीवित यानी प्लांट के भी, पौधे के भी और प्राणियों के भी, दोनों के, प्लांट और एनिमल दोनों में ये विशेषता है कि दोनों का जन्म होता है, दोनों की वृद्धि होती है और दोनों की मृत्यु होती है। इस बीच में वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, सारी क्रियाएं होती है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी होता है उसमें। तो ये जीवन के लक्षण है, और ये सारे के सारे लक्षण एक कोशिका में मौजूद होते हैं। एक कोशिका जन्म भी लेती है, एक कोशिका वृद्धि भी करती है, एक कोशिका रेस्पिरेशन भी करती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि उसका डिवीजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म और ओवम दोनों एक कोशिकाएं हैं, दोनों मिलती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब वो जीव, एक पूरे परिपक्व जीव में, परिपक्व यानी मैच्योर ऑर्गेनिज्म में जो गतिविधियां होती है, वो सारी की सारी गतिविधियां एक कोशिका में चलती हैं।
इसलिए वो आधारभूत इकाई है। केवल वो संरचनात्मक रूप से, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी स्ट्रक्चरली भी वो एक बेसिक यूनिट है और फंक्शनली भी, जो मैंने अभी फंक्शन बताया आपको, वो एक बेसिक यूनिट है। दोनों मामलों में बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट। और सबसे पहली बार जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो साधारण प्रकार की कोशिका आई थी, वो प्रोकैरियोटिक। उसमें होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एकदम अर्ली प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं जो जीवन की शुरुआत में बनी थी और आज भी मौजूद है, बड़ी संख्या में मौजूद है। हमारा जीवन प्रभावित होता है उससे। हम बीमार होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया दोनों तरह के, हार्मफुल भी हैं बेनिफिशियल भी। तो हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारी बैक्टीरिया के साथ में। वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं, डिजीज पैदा कर देते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत फेमस, टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। हमारे लंग्स को खा जाती है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये है। अब तो चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना और वो अंतर और वो सब आप लिखोगे, डायग्राम वगैरह बनाओगे तो वो सब उसमें आ जाएगा। अब हम चलते हैं इधर यूकैरियोटिक कोशिका। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं तो ये दोनों तरह की होती है। फोटोसिंथेसिस करने वाली भी हो सकती है और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक HOLO, बायो में HOLO का मतलब होता है लाइक, उसके जैसा। तो होलो मतलब लाइक और जोइक मतलब एनिमल, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन? प्लांट लाइक न्यूट्रिशन मीन्स फोटोसिंथेसिस, अपना फूड खुद लेता है और ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मीन्स अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करना, यानी अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे से खाते हैं, दूसरे को खाते हैं। खास करके प्लांट्स को ही खाते हैं, एल्गी को खाते हैं, फोटोसिंथेटिक चीज़ों को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो उसको बोलते हैं होलोजोइक। तो होलोजोइक होते हैं। यूकैरियोट्स दोनों तरह के होते हैं। होलोफिटिक, होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, दोनों तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है। यहां से यूकैरियोटिक कोशिका को समझा जा सकता है। यूकैरियोटिक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अभी हम लोग एनिमल वाला सेक्शन लेके चलते हैं, फिर हम प्लांट में चलेंगे, ठीक है। एक और चीज है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होगी उसमें न्यूक्लियस कंप्लीट होगा, ट्रू न्यूक्लियस। केंद्रक जो होगा वो न्यूक्लियस ट्रू वाला होगा। और अगर वो प्लांट होगी यूकैरियोटिक कोशिका तो उसके चारों तरफ सेल वॉल होगी, सेल वॉल जरूर होगी। इसलिए फंजाई को हम लोग सेल वॉल की वजह से प्लांट में पढ़ते हैं। जब हम टू किंगडम में उसको प्लांट में डाल देते हैं तो इस वजह से पढ़ देते हैं क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, वो पैरासिटिक होती है और कई मामलों में एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है उसमें, फंजाई में, लेकिन उसको प्लांट में पढ़ा जाता है। तो प्लांट सेल की विशेषता है कि उसके चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, ठीक है। इसलिए उसका स्ट्रक्चर बड़ा अलग होता है, प्लांट का स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। तो सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और यही सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है एक तरह से, इसीलिए हम प्लांट किंगडम में मोनेरा से शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम को इसीलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सेल वॉल एक बहुत बड़ा प्लांट सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस बेसिक चीजें दिमाग में बिठा लीजिए तो मेंस प्री इंटरव्यू में सब में अच्छे से जवाब दे पाएंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक चीज यही है। बाकी तो रटने से तो फिर वो वाली बात नहीं बनती, ठीक है। कई जगह ऑब्जेक्टिव आपने रट भी लिया है तो भी ऑब्जेक्टिव में आप जाकर के गड़बड़ कर जाते हैं, आप सही नहीं लगा पाते। तो बिल्कुल ये जीवन का वो फिनोमिना है ना। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिटी और हिस्ट्री और दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उनमें लिखने में स्ट्रेंथ आ जाती है।
साइंटिफिक टेम्परामेंट को बहुत मजबूती मिलती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि इतने मिलियन ईयर ये चला था, इतने मिलियन ईयर ये चला, तो करोड़ों सालों में ये स्थिति यहाँ तक हुई है। तो वो सब चीज़ें फिर अपने आप बकवास लगने लगती हैं, वो सब थियोरेटिकल लगती है। लेकिन आपका काम जो है उनको ध्वस्त करना नहीं है और नई विचारधारा पैदा करना नहीं है, क्योंकि प्रशासन में आपको उसको हैंडल करना होता है ना। हम लोग भी जब ड्यूटी कर रहे होते थे, जैसे जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे तक ड्यूटी कर रहे होते थे, पुलिस में थे तब, या जब भी प्रशासन में रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी लगती थी, तो कई बार लगता था कि यार ये बड़ा नींद आने का टाइम है, 11 बजे नींद से आने लगती थी, और यहाँ 12 बजे मटकी फोड़ रहे हैं और अब भगवान जगेंगे और प्रसाद बटेगी, और तो कई बार बकवास लगता था। लेकिन ये निजी तौर पे होता है, अगर आप उसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं। लेकिन जिन लोगों की श्रद्धा है वो तो व्रत खोलते हैं और फिर वो 12 बजे तक व्रत रखते हैं, और वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पट खुलेंगे अभी मंदिर के दर्शनों के, और भीड़ पड़ती है। और प्रशासन की हालत इसलिए ख़राब रहती है कि अगर भगदड़ मच गई और लोग मर गए तो सस्पेंड हो जाएंगे, अभी बुला लिए जाएंगे, भोपाल बुला लिया जाएगा एकदम से कि चलो तुमसे नहीं होगा, है ना। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति होती है। अच्छा, कई लोगों को उधम मचानी है, जैसे मुहर्रम है तो मुहर्रम वाले को मंदिर के सामने से निकलना ही निकलना, वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं तो यहाँ थोड़ा एक आधा घंटा, सब जगह हर चौराहे पे वो 5-5 मिनट रुका, लेकिन जिस मंदिर पे, जहाँ जिस चौराहे पे बड़ा सा मंदिर है वहाँ वो आधा घंटे रुकना चाहता है। इसी तरह से हिंदू जुलूस वाला मस्जिद के सामने ज़्यादा रुकना चाहता है और वहीं सबसे ज़्यादा डांस करना चाहता है, और डीजे भी जोरदार बजाना चाहता है, उस समय आवाज़ भी तेज कर देता है। आपको लगता है साला ये पंगा करवा के ही मानेगा मतलब जितना तुम उस चौराहे पे रुके उतना ही यहाँ पे रुको। अब ये दोनों तरफ से है ये पागलपन, तो ये सब तो रहेगा। मतलब आपको है ना, वो उनका काम है गंदगी फैलाना, उत्पात मचाना, और आपका काम है रोकना, ठीक है। और वो ऐसे ही रहेंगे। और नेताओं को जैसे जैसे जीतने में दिक्कत आएगी वो और ज़्यादा उसको उसी टाइप का बनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि रैशनैलिटी से तो जीत नहीं सकते, नॉलेज है नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, तो अब आसानी से ढंग की बात तो कर नहीं सकते, तो उसी टाइप का उधम मचा करके वो कोशिश करेंगे। उतनी चुनौतियां प्रशासन की बढ़ती जाएंगी, आने वाले समय में और बढ़ेंगी, क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें जो है क्लियर है। 2 देश बन गए उस बात पे, क्योंकि ये तय हुआ था कि दोनों साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों 2 संस्कृतियां बिल्कुल अलग है। एक चांद की पूजा करता है, एक सूरज की, एक शाम, एक इधर है एक उधर है। किसी का सुबह से होता है, किसी का चांद देखने से पर्व मनता है, किसी का मॉर्निंग के सूर्योदय से होता है। आपके जितने भी कार्तिक स्नान और वो सब बहुत डिफरेंट है धर्म के मामले में। खाना पीना अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़े अलग हैं, फैशन अलग है, पूरा सब कुछ अलग है। और उसी आधार पे 2 देश बन गए। अब इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब जैसे कोई विकलांग है और उसको अगर आप कहो कि तुम तो लंगड़े हो, तुम्हारे तो एक टांग ही नहीं है, तो उसको अगर दिन भर सुनाओगे तो वो दिमाग खराब हो जाएगा। तो बात तो सच है कि उसको टांग नहीं है, लेकिन इस बात को अगर आप बार बार बोलोगे तो पंगा ही करोगे या उसका मन दुखाओगे, और फिर जो लोग उससे सिंपैथी रखते हैं वो आपको पिटाई का लगाएंगे कि ये क्या तरीका है। सच बात भी बार बार बोलने से, अगर कुछ सच भी है पर उसको जिस तीव्रता से और जिस तरीके से और आप पेश करते हो उससे पंगा ही होता है, चाहे वो सच हो, ठीक है। को आप कहोगे नहीं हम सच ही तो बोल रहे हैं, सच बोलना, लेकिन जिससे झगड़ा पैदा हो ऐसा सच क्यों बोलना। कई लोग बोलते हैं कि जो आज, जैसे आज तो क्रिसमस है, तो ईसा मसीह से ज़्यादा श्रेष्ठ है हमारा धर्म, हमारे त्यौहार ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, दिवाली ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, और भी हमारे जो त्यौहार हैं, हिंदू के तो त्यौहार ही बहुत ज़्यादा है, तो श्रेष्ठ होते हैं और हम लोग ज़्यादा उत्साह से मनाते हैं, हमारे उसमें ज़्यादा खुशी होती है। मान लीजिए कुछ मामलों में खुशी भी है वाकई में है, लेकिन इसको बोलना क्यों। ये वैसा ही है कि किसी की एक आँख फूटी हुई तो उसको काना बोलना और उसको बार बार ये बोलते रहना कि तुम तो ऐसे हो, तो उससे होगा क्या। मान लीजिए आपके दोनों आँख हैं, तो उसका जश्न मनाने से और बार बार बोलने से और उसको ये बोलने से क्या होगा, झगड़ा ही होगा, मनमुटाव पड़ेगा, आप और दोनों कभी साथ में रह नहीं सकते, यही बात होगी ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, भलाई वाला तो काम कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब तनाव तो सोसाइटी में चल पड़ा है। और अब चूंकि संख्या बल के ऊपर चुनाव होते हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटों की ज़रूरत होती है, तो जहाँ मेजोरिटेरियनिज्म इसी को कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म इसी को कहते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी कि बहुसंख्यक जनसंख्या को आप अपनी तरफ करो ताकि आप चुनाव जीत सकें। तो उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप उनकी भावनाएं, वो जिसमें लिप्त हैं, वो जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे वो आते हैं, उस चीज़ को उनको बार बार बताओ, उनको बार बार बताओ तुम ये हो, ये लोग ये हैं, तुम ये हो, ये हैं, तुम अलग हो, ये वैसे नहीं हैं। तो आप आसानी से उनके अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, जबकि आइडेंटिटी तो है ही, पहले भी थी, लेकिन जो सभ्य लोग हैं वो ऐसे, कोई आदमी कमज़ोर होता है तो उसको कमज़ोर नहीं बोलते, कई बार उसको सहारा देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। और कई लोग जो होते हैं तुम कमज़ोर हो, तुम कर ही क्या सकते हो, ऐसे लोग आपको रिश्तेदारों में मिल जाएंगे जो आपको परेशान करते हैं। कभी घर आएंगे तो अच्छा वातावरण रहता ही नहीं, कई बार कई लोगों का आपको घर आना ही पसंद नहीं है उनका, क्योंकि वो जब भी आता है तब कुछ न कुछ गलत बात करके जाता है। हो सकता है वो बात सही भी हो। तो ऐसा तो हर घर में मिल जाएगा, किसी की बुआ भाग गई थी, किसी का कौन भाग गया था, किसी की बहन ने ऐसा कर लिया था, किसी के भाई ने ऐसा कर लिया था, किसी के दादाजी ने सुसाइड कर लिया था, कोई कहाँ पकड़ा गए थे चोरी करते हुए, किसी के ताऊ जी, किसी के चाचा ने क्या कर लिया था। अब ऐसे आप किसी भी परिवार को अगर नाराज़ी करना चाहो तो उसकी सारी कुंडली निकाल के रोज उसको सुनाने रख जाओ तो आपका तो हो गया कल्याण। तो फिर ऐसे तो समाज में कोई नहीं, वो फिर आप देखोगे कि वो उसकी आंख फोड़ रहा है, वो उसकी फोड़ रहा है, तो सारे अंधे मिलेंगे या सारे बिना आंख वाले मिलेंगे, या अधिकांश लोग एक आंख वाले होंगे, तो समाज में बचेगा ही क्या। सोसाइटी में तो रहा जाता है तो उसी तरह से रहा जाता है, इसीलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, ठीक है ना, इन चीज़ों की नहीं होती। ये सब चीज़ें बकवास, ये फालतू है। ये हमने सभ्यता के साथ शांति से रहने के लिए ये तय किया है। आपको पता हो कि रिसोर्सेज कम हैं और प्रसाद बंटनी है, सबको एक एक लड्डू आना है, लेकिन लड्डू जो हैं वो कम है, यानी पर्याप्त भी है, मान लिया जाए 200 लोग हैं और 200 लड्डू भी हैं और सबको एक एक आना है, लेकिन अगर सब लाइन से नहीं आएंगे और मुट्ठी से लड्डू चुराने लगेंगे और एक आदमी 3-3 और 4-4 ले जाने लगेगा और प्रसाद को लूट लें तो फिर तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से यही काम किया है कि एक लाइन लगा दी और नियम बना दिया कि सबको एक एक लड्डू मिलेगा, ये तरीका है। आपको कुछ न कुछ तो सभ्यता वाला नियम बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर लूटपाट होगी तो कैसे होगा, सब भूखे ही रहेंगे। हमारे कॉलेज में एक बार भोजन हुआ, जनरली भोजन होता नहीं था कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में भोजन करना मतलब बहुत मुश्किल काम है, तो लोगों ने भोजन ही लूट लिया। भोजन बन रहा था, बनता जा रहा था और लूटते जा रहे थे, तो जो लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए लाइन से, वो सब भूखे रह गए और लोग लूट के ले गए। कोई अपनी बाइक में ले जाके छुपा दिया, किसी ने कहीं साइकिल पे कुछ थैला रखा हुआ था उसमें ले जाके छुपा दिया, कोई वाकई में लूट के पूरा बर्तन ही लेके घर भाग गया। कमाल ही था वो, मतलब वो सीन था। तो जितने भी सभ्य लोग थे ना, जो मतलब लाइन लगा के बैठे हुए थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी का नाम है। संविधान उसी का नाम है कि उसको व्यवस्थित वितरित करवाता है, वो रिसोर्सेज का वितरण करवाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब आप उसको ध्वस्त करोगे, उसको आंख दिखाओगे, उसको डिस्टर्ब करोगे, तो फिर ये आप अच्छा नहीं करते ना। और उसमें अगर इसलिए उसमें जो बातें लिखी गई उनका पालन करना चाहिए, नहीं तो फिर वो जब अराजकता आती है ना, तो फिर उसमें किसी का कुछ नहीं रहता। सबसे ज़्यादा उनको लॉस होगा जिनकी दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा उनको लॉस होगा जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो सब छीन लिए जाएंगे। क्योंकि एनार्किज्म में तो फिर कौन, केओस जब मचता है तो फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो ये उन्हीं की भलाई के लिए। तो जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है, जिस दिन ये होता है, उस दिन रईस लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको सबसे, जो बिल्कुल ही सड़क छाप है, जो बिल्कुल ही। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि वो जो मैंने बताया ना, कॉलेज में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, जिनके पास आईडी था कॉलेज का, उसके वजह से आउटसाइडर आकर के सब खाना खा के चले गए और लूट के भी चले गए। तो वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहे। तो आप कहोगे कि नहीं, आधार कार्ड है, मेरी दुकान है, पता चला दुकान पूरी साफ हो गई। एक दिन हुआ था ग्वालियर में, वो सेना की भर्ती हुई थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले। ग्वालियर में सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे सेना की भर्ती में इतने सारे युवा आ गए कि पुलिस वाले तो बहुत ही, अब पुलिस वाले तो आधे से ज़्यादा तो अनफिट होते हैं, भाग भी नहीं सकते, और लाठी रहती है उनके पास। और सेना वाले तो रोज़ दौड़ रहे हैं, तो उनमें तो पूरा अभी हीमोग्लोबिन भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कुछ नहीं है। इनको तो ब्लड प्रेशर भी हो गया, डायबिटीज़ भी हो गया, तो थोड़े में ही हाँपने लग जाएंगे ना।
और सेना की भर्ती में जो लड़के आते हैं वो तो बहुत तेज होते हैं। तो हजारों की संख्या में आ गए, हजारों की संख्या में शहर में आ गए, तो शहर की जनसंख्या की आधी जनसंख्या हो गई, कई बार तो 1/4 जनसंख्या के बराबर होते हैं। और किसी भी शहर में 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले तो बड़े बड़े शहर में भी नहीं मिलेंगे, और सारे ड्यूटी पे हों और सारे तैनात हों और सबके पास कुछ हो। उन्होंने सारी दुकानें लूट ली ग्वालियर में। हाँ हाँ, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो ये एनार्किज्म में ये चीज़ें आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ सेना के नियमों का पालन किया गया होता, जो एक अच्छे नागरिक के हिसाब से जो अपना एक समाज को जो देना चाहिए उस तरह की चीज़ें होती, तो ये सब होता क्या, नहीं होता। तो ये चीज़ है। खैर, तो इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के दृष्टिकोण से इसको पढ़िए। ये सबसे ज़्यादा विकास करता है क्योंकि जीवन के उद्भव के प्रति काफ़ी रहस्य, ब्रह्मांड के उद्भव के प्रति काफ़ी रहस्य है, और लोग इनको खोजते खोजते ही धार्मिक शरण में चले जाते हैं। तो धर्म की शरण में थेरेपी के तौर पे जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मनुष्य बड़ा बीमार है, परेशान है, और वहाँ काफ़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और काफ़ी अच्छा वातावरण होता है, जो उसको एक तरह की चिकित्सा है। वो धार्मिक वातावरण में जीवन को गुजारना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। प्रार्थनाएं होती हैं, वो अधिकांश प्रार्थनाएं, सभी धर्मों की जो प्रार्थना है वो सबके मंगल के लिए है। सभी धर्म, कोई भी धर्म किसी के अमंगल की प्रार्थना नहीं करता। सब लोग दुआ मांगते हैं ना, मस्जिद में भी तो अमन चैन की दुआ मांगते हैं, देश के लिए भी, दूसरों के लिए भी। कोई किसी के नष्ट होने की प्रार्थना नहीं करता। हिंदू धर्म में भी ऐसी प्रार्थना है, ईसाई में भी ऐसी प्रार्थना है, बाइबल में भी ऐसी है। सभी जगह प्रार्थनाएं बड़ी शानदार है। और जब कभी भी कोई ऐसी मंगल प्रार्थनाएं करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं तो उसके अपना एक ज़बरदस्त वातावरण तैयार होता है, उसके अपने फ़ायदे हैं। क्योंकि चारों तरफ तो तनाव है, घर में बहुत तनाव है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो ऐसे समय में मनुष्य को धर्म जो है वो सहारा देता है और उसको सुकून मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन उसके आधार पर भ्रांतियाँ बना करके, उसके आधार पर अवधारणाएँ बना करके, उसके आधार पर किसी समाज को वंचित कर देना, या किसी को बिल्कुल पलायन के लिए मजबूर कर देना, या किसी के खिलाफ आक्रमण की योजना बनाना, ये सब गलत है। क्योंकि ये जीवन को ठीक करने के लिए तो ठीक है, जीवन जीने के लिए भी ठीक है, और अपना स्वास्थ्य ठीक रहे और समाज में वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब वही कारण बन जाए नुकसान का, वही कारण बन जाए दंगे का, वही किसी के जान और माल के नुकसान करने का कारण बन जाए, तो फिर वहाँ सुधार की ज़रूरत है। वहाँ फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वहाँ कानून को काम करना चाहिए, वहाँ रूल ऑफ लॉ आता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटी का भी आपको नज़रिया इसमें लिखने का मिला होगा। तो वो हिस्सा यहाँ से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जीवन यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इसके लिए एक और फिलॉसफी लिखिएगा, फिलॉसफी नहीं है, बाकायदा सिद्धांत है हिकल का, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, पुनर्जनन का सिद्धांत। हिंदी में शायद पुनर्जनन नहीं है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन का सिद्धांत, पुनरावर्तन हिंदी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी हिकल की, अर्नेस्ट हिकल, बहुत बड़ा नाम है। जाकर के विकिपीडिया में एक शॉर्ट नोट लिखिए इसके ऊपर 50 वर्ड में, अर्नेस्ट हिकल, ERNST हिकल, HAECKEL, हिकल जरूर लिखिए। रिकैपिचुलेशन थ्योरी पे भी 50 वर्ड लिखिए, ऐसा करके 100 वर्ड में एक नोट्स बनाइए। ये आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट में बहुत मदद करेगा। कारण ये है कि ये बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल, बचपन से लेकर के, या जब से वो भ्रूण बना और भ्रूण से लेकर के डेथ तक का जो लाइफ साइकिल है, वो पूरा एंटायर फाइलोजेनी को रिपीट करता है, फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब फाइलम, पूरा सारे फाइलम, उसकी जिंदगी में लगभग सारे एनिमल आ जाते हैं। जितने भी एनिमल्स अभी तक हैं वो सारे एनिमल की लाइफ में होकर के गुजरता है। इसलिए उसका रिकैपिचुलेशन थ्योरी का इमेजेस में, गूगल इमेजेस में जाकर के देखिएगा तो आपको एक इमेज मिलेगी कि सबके जो एम्ब्रियो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, सैलामेंडर के भी, फ्रॉग के भी, फिश का भी। तो एम्फीबियन भी वैसा ही दिखता है, रेप्टाइल भी वैसा ही दिखता है, फिश भी वैसा ही दिखता है, बर्ड भी वैसा ही दिखता है, मेमल्स भी वैसा ही दिखता है। सभी लोग
लाइफ के अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, बर्थ के लेवल पे आ जाते हैं, जब उनका जन्म होता है, तब उनकी शक्ल अपने माता पिता से मिलती हुई सी दिखती है, लेकिन सबका एम्ब्रियो तो एक जैसा है। इसका मतलब प्रोटोजोआ से शुरुआत होती, यूनिसेल्यूलर, एक कोशिका से शुरू हुई। स्पर्म और ओवम मिलने से जो जायगोट बना वो एक कोशिका थी, एक यूनिसेल्यूलर। वहां से जीवन की शुरुआत हुई, और वो जो शुरुआत हुई वो उसके बाद वो हम अब पढ़ रहे हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। यहां पर प्रोटोजोआ एनिमल में जब हम जाते हैं तो जो यूनिसेल्यूलर एनिमल होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनको कहा जाता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ मीन्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल, प्रोटोजोआ मीन्स यूनिसेल्यूलर एनिमल। मेटाजोआ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेराजोआ एंड यूमेटाजोआ। मेटाजोआ को फिर से डिवाइड करते हैं, पेराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पेराजोआ मीन्स पोरीफेरा, पोर बेरिंग एनिमल्स, स्पॉन्जेस, एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, पोर बेरिंग एनिमल जिनमें पोर्स होते हैं। तो पेराजोअन एनिमल वो कहलाते हैं पेराजोअन, पेराजोअन। एंड ये जो पेराजोअन्स हैं, ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का संगठन है, अभी भी टिश्यू नहीं बना है, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अभी टिश्यू की शुरुआत नहीं हुई है। एक ही जैसे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, एक जैसे। तो इसलिए बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, स्किन टिश्यू, हेयर टिश्यू, जो हेयर सेल्स होती हैं वो हेयर टिश्यू बनाती हैं, बोन टिश्यू बनता है, बहुत सारा क्लम्प ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है, एक जैसी सेल्स मिलकर के वो गुच्छा बनाती है, तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। बट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी यहाँ नहीं है, यहाँ टिश्यू बनना शुरू नहीं हुआ है, अभी सेल्स ही हैं, सेल्स ही अपना काम पर। बट मल्टी सेल्यूलर आ गया है। पेराजोआ इसलिए बोला गया मल्टी सेल्यूलर, मेटाजोआ में आता है, बट यू मेटाजोआ, यू देखिए बायो में यू का मतलब होता है ट्रू, वास्तविक। वास्तविक मेटाजोआ का मतलब होता है सिलेंट्रेटा से, जो सिलेंट्रेटा की बात हम कर रहे हैं, कोरल्स, वो कोरल से वास्तविक मेटाजोआ शुरू होंगे, असली मेटाजोआ, यानी असली मल्टी सेल्यूलरिटी वहीं से आती है, यू मेटाजोन से। तो एग्जाम्पल क्या हुआ पेराजोआ का, पोरीफेरा का, स्पॉन्जेस, ठीक है, दोनों जगह रहते हैं, कुछ वाटर में, फ्रेश वाटर में भी हैं और कुछ मराइन भी हैं, बट टेरेस्ट्रियल नहीं है, ठीक है, जमीन पे नहीं मिलते हैं, समुद्र में मिलेंगे। फ्रेश वाटर एक ही है, स्पॉन्जिला, एक स्पॉन्ज है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, बाकी सब मेराइन में मिलते हैं। तो समुद्र में आपको जितने भी स्पॉन्ज मिलते हैं, है ना, स्पॉन्ज जो दिखते हैं जिनमें पोर्स रहते हैं बहुत सारे, वो एनिमल हैं, और वो हैं पोरीफेरा। प्लांट जैसे दिखते हैं, दिखते प्लांट जैसे हैं, लेकिन वो होते एनिमल हैं। दूसरे नंबर पे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की विशेषता मल्टी सेल्यूलरिटी, यू मेटाजोन। बट यहाँ पर जीवन की शुरुआत जो हुई, तब यहाँ प्रकृति ने एक बहुत बड़ी चीज की है, वो है सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। अगले जो एनिमल्स होंगे वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, उनको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। आगे से प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो सिलेंट्रेटा के बाद आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, और ऊपर के जितने भी एनिमल्स हैं वो सब बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है यहाँ से बीच में से काटें तो एक जैसे दो हिस्से हो सकते हैं, लेकिन आपका पेन होता है लिखने वाला, जो आप पेन जिससे आप लिख रहे हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल है। इसको किसी भी हिस्से से काटो, ये बराबर दो हिस्से, गोल पेन है। घर पे जो बेलन होता है रोटी बनाने वाला, उसको अगर ऐसे सीधा खड़ा कर दें और उसको काटें, तो किसी भी एंगल से काटें, बराबर दो हिस्से में वो बटेगा, एंगल कोई सा भी हो। लेकिन जिस पे रोटी बनाई जा रही, जो चकला है जिस पे रख करके रोटी बनाई जा रही है, उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते कि उसको किसी भी हिस्से से काटेंगे तो
बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। उसमें किसी तरफ मान लीजिए उसके 3 पाए हैं तो एक तरफ 2 रह जाएंगे, एक तरफ 1 रह जाएगा, 1 स्टैंड रह जाएगा, तो वो अलग होता है। तो उसको बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल, जिसको किसी भी हिस्से में डिवाइड किया जाता है तो वो कहलाते हैं रेडिएटा। तो जो सिलेंट्रेट्स हैं उनका एक नाम है रेडिएटा, रेडिएट्स एनिमल हैं वो। कोरल्स जो हैं वो रेडिएट्स हैं, रेडिएटा। एक और वर्ड है इनके लिए, निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया। तो निडेरिया नाम पढ़ने के पीछे है निडोब्लास्ट, उसकी डिफेंसिव मैकेनिज्म। चूंकि ये जो एनिमल्स हैं सिलेंट्रेट, ये सिडेंट्री एनिमल्स होते हैं, स्थानाबद्ध होते हैं, एक जगह किसी सबस्ट्रेटम से चिपक करके अपना जीवन पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इनको सुरक्षा की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो एनिमी हैं वो तो इनको आके खा जाएंगे अगर इनको डिफेंस नहीं दिया गया। तो क्या होता है कि इनके बॉडी में कुछ नीडोब्लास्ट होते हैं, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है उसका, वो शत्रु को घायल कर देते हैं। पॉइजनस उसमें से चीज़ें निकलती हैं, वो सामने वाले को घायल कर देते हैं। तो उनके पास कोई भी फटकता है तो उसको घायल करने की क्षमता उनमें होती है। निमेटोसिस्ट उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट होते हैं और इसीलिए उसको निडोब्लास्ट और वो सब होता है, इसलिए उसका नाम है निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया। तो क्या क्या नाम हो गए? सिलेंट्रेटा भी हो गया, रेडिएटा भी हो गया और निडेरिया भी हो गया। मल्टीसेल्यूलर हो गए, ट्रू मल्टीसेल्यूलर हो गए और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया लगभग। बट ये अभी भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब ये थोड़ा सा जर्मिनल लेयर पढ़ लीजिएगा, 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए MPPSC दो चाहे UPSC दो, मेंस में आपको लिखना है तो टर्मिनोलॉजी में लिखना ही होगा, टर्म्स तो यही रहेंगी। और इसका हिंदी इंग्लिश से भी कोई लेना देना नहीं, मैं काफ़ी हद तक हिंदी बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश नहीं है। ये तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी उतना ही चौंकाती है और हिंदी वाले को भी उतना ही चौंकाती है, दोनों को तैयार करना पड़ता है, इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयार करना ही है और इसका कोई चारा भी नहीं है, यही लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज भी यही है। क्योंकि हिंदी में बोलेंगे द्विकोर की तो और बेकार है वो, डिप्लोब्लास्टिक, उसको बोलना मत कभी, क्योंकि वैसा लिखोगे तो और फेल हो जाओगे, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको ही नहीं पता है क्या लिखा है, ठीक है। वो डिप्लोब्लास्टिक ही सुनना चाहता है ठीक है ना। इंग्लिश इसलिए हिंदी मीडियम इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। अमित शाह जी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी हो नहीं रहा। अभी फिर रिपोर्ट दी है, 11वीं रिपोर्ट फिर आई है, तो वो 10वीं तो उन्होंने दबा दी थी, बताई नहीं संसद को। राष्ट्रपति को जो भी रिपोर्ट जाती है वो बतानी होती है, तो पहले बताते रहे लेकिन अभी दबा दी थी। फिर अभी 11वीं वाली तो उन्होंने बताई दी कि सब परीक्षाएं हिंदी मीडियम में करो, ये उन्होंने राष्ट्रपति को सजेशन दिया है कमेटी के माध्यम से, सारी परीक्षाएं हिंदी मीडियम में हो। तो साउथ वाले लोगों तक बात जाएगी तो पंगा होगा, क्योंकि तमिल वाला हिंदी में कैसे करेगा, ठीक है। तो वो सारी परीक्षाएं हिंदी में होनी चाहिए और टेक्निकल एग्जाम्स जितने भी हैं, टेक्निकल खास करके एजुकेशन, उसकी किताबें हिंदी में बनाओ। तो ये फिर वो जैसे डिप्लोब्लास्टिक का द्विकोर की बनाएगा तो फिर वो सोचेगा मैं डिप्लोब्लास्टिक ही याद रख लूँ। तो उनने कुछ सॉल्यूशन भी दिया, मध्य प्रदेश में हिंदी में किताबें बनी ना MBBS की, पहले भी हमने चर्चा की थी, पहले भी मैंने मीडियम का बताया, अभी फिर चल रहा है उसका, अब विरोध भी होने लगा। अब बहुत सारे, दरअसल क्या होता है ना, हम लोगों को कई लोगों को है ना विश्वास नहीं होता कि ऐसा थोड़ी होता है, आप जो बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो राम मंदिर बन जाएगा, कई लोगों को पता था क्या एकदम से? 370 हट जाएगा, पता था क्या? ये तो योजना है ही ना। तो ऐसे ही रातों रात कभी हो गया तो फिर और वो जो अग्नि बाण क्या हो गया था वो, हाँ अग्निवीर हो गए थे, वो उसका क्या हुआ? वो भी हो ही गया 5 साल वाला, और वो चाहे प्रदर्शन हुए, ट्रेनें जलाई, सब हुआ, लेकिन हो गए ना, 5 साल वाला ही है ना सैनिक, हो गया, बस हो गया, मतलब हो गया। और किसी दिन उन्होंने कह दिया कि अब हिंदी में एग्जाम्स होगी, UPSC हो या कोई भी हो, हिंदी में ही देनी है ना, इंग्लिश में होनी नहीं है कुछ। हो गया तो फिर हो गया, अब जिसको प्रदर्शन करना है वो करते रहो। तो वैसे भी माइनॉरिटी है इंग्लिश मीडियम वाले, तो ठीक है ना देश में, तो वो तो कर देंगे फिर।
और फिर वोट भी मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया तो पूरा पूरा हिंदी है, बिहार, यूपी, खास करके सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यहीं पर हैं। उनको अगर मेंटेन करना है तो ये हो ही जाएगा। तो ये अगला चरण है। हो सकता है कि एक आध साल में आप सुने, क्योंकि सब अद्भुत चीज़ें हो रही है और जो जीवन में कभी नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। ठीक है, तो फिर प्रदर्शन से भी बीजेपी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो तो हिंदुस्तान को बिल्कुल हिंदी वाला बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। और वो हिंदी कितनी क्वालिटी होगी, कोई भी जो यूपीएससी के आप पेपर देखते हो ना, पेपर देखते हो तो हिंदी में जो पेपर होते हैं ट्रांसलेशन साइड में, वो हिंदी वाले को आ जाता है समझ में? नहीं, वो भी तो इंग्लिश में ही ट्राई करता है ना समझने के लिए हिंदी वाले को नहीं आता। उस लैंग्वेज में अगर लिखना, उसको अगर कहे कि इस लैंग्वेज में आंसर लिख के बताओ जैसा क्वेश्चन है उस लैंग्वेज में, आप लिख ही नहीं सकते। आप तो इंग्लिश ही लिखते हो ना, अधिकांश लोग तो इंग्लिश में ही लिखते हैं उसको, हिंदी में कौन लिखता है? तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हो गया तो फिर करना ही पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक की जगह प्राक केंद्र की, है ना, प्राक केंद्र की होगा उसका। तो प्राक केंद्र की उसको पता ही नहीं है, उसको प्रोकैरियोट पता है। तो बोलेंगे नहीं इसको हम मान लेंगे प्रोकैरियोट को, लेकिन ये जो फिर होगा तो फिर वो खिचड़ी होगा, राष्ट्रभाषा खिचड़ी हो जाएगी। इंग्लिश बोलते हैं जिसको हम लोग, वो हो जाएगी ना। तो प्रधानमंत्री तो वही है खिचड़ी वो बोलते ही हैं, इंग्लिश बहुत डालते हैं वो वर्ड इंग्लिश के, लेकिन वो असली में तो हिंदी है। इंग्लिश को भी हिंदी की तरीके से ही बोलते हैं। तो यही ठीक है, वो जो भी है हम लोग इसी में है। मैंने कल भी बताया, हम इसी नाव में बैठे हैं, सब एक साथ पहुंचेंगे। दुर्गति होगी तो एक साथ होगी और अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे तो सब एक साथ पहुंचेंगे, वहीं मिलेंगे फिर फाइनली 2030 2047 में कहाँ पहुंचेंगे। अब चलाने वाले तो ये हैं, तो अब ऐसे ही होगा, अब सबका साथ ही होगा। ना तो हिंदू का कुछ अलग होना है, ना किसी मुसलमान का अलग से कुछ होना है, ना शहर वाले का कुछ अलग से होना है, ना गांव वाले का होना है, ना महिला और पुरुष का कुछ अलग अलग होना है, सबका एक जैसा हश्र होना है। ठीक है, अब जो हो जाए। अभी तक तो यही है। तो सिलेंट्रेटा, ठीक है, यहाँ सिलेंट्रॉन, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो गैप है उसमें है सिलेंट्रॉन, जबकि पोरीफेरा में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में था उसको बोलते थे मिजेनकाइम। मिजेनकाइम। ये सारी स्थितियां 200 साल 2 लाख साल तक रही है, लगभग 2 लाख साल तक पोरीफेरा ने राज किया पृथ्वी पे, समुद्र में मतलब खास करके। फिर 2 लाख साल तक सिलेंट्रेटा ने राज किया है समझ, तब जाकर के जीवन आगे बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आया रियल ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कोरल्स जरूर याद रखिएगा सिलेंट्रेटा में, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सॉफ्ट कोरल, हार्ड कोरल। हार्ड कोरल जो होती हैं वो कोरल रीफ्स बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा प्लेटी हेलमिंथीज और निमेटो हेलमिंथीज। हेलमिंथ्स बोलते हैं हम लोग उनको, कीड़े वर्ड इनके लिए यूज करते हैं, हेलमिंथ्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, वाकई में ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट यहां सिलोम नहीं आया, ए सिलोमेट। सिलोम क्या होता है? सिलोम वो होता है बॉडी कैविटी, हमारे जो स्टमक है, हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा इसोफेगस है, ये जिस कैविटी में लटका हुआ है ये कैविटी कहलाती है सिलोम, बॉडी कैविटी, सिलोम। और उसके अलावा भी हर हिस्से में सिलोम है, हर ऑर्गन में होलो पार्ट है, अंदर से खोखला है, हर ऑर्गन खोखला है। तो ये जो खोखलापन है, बीच का जो खाली स्थान है, ये सिलोम है, बॉडी कैविटी। ठीक है, शारीरिक गुहा हिंदी में। ठीक है, तो वो है। मैं दोनों मीडियम में एग्जैक्टली पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों में बता दूंगा, बस चेंज होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत करो। इंडिया में मेरी क्लास ऐसी है जो सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा देगी और सारे मीडियम में पढ़ा देगी, यानी कि दोनों मीडियम में पढ़ा देगी। और सारे सब्जेक्ट में खड़े खड़े मेरे को कभी भी कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सा भी हिस्सा हो मैं यूँ ही बोल सकता हूँ। 27वां साल चल रहा है, 28वां, तो अच्छा खासा भगवान की कृपा है और अभी हम जिंदा भी हैं, तो आपको बता सकते हैं कि किसी भी बदलाव के लिए हम लोग तैयार हैं, एडाप्टेशन। ठीक है, चलिए तो प्लेटी हेलमिंथीज, चपटे कृमि, है ना। प्लेटी मतलब फ्लेट, फ्लेट कृमि, कीड़े। कृमि वर्ड और कीड़े वर्ड इनके लिए ही होता है। जनरली हम जिनको कीड़े बोलते हैं सामान्य भाषा में वो लार्वा है,
पानी के कीड़े, फलों के कीड़े, सब्जियों के कीड़े, वो कीड़े नहीं है, वो क्या है? लार्वा। उनके लिए बायोलॉजी में शब्द यूज किया जाता है लार्वा। पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह अगर कभी आप बात करोगे कहीं सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में, तो उनको लार्वा कहोगे, कीड़ा नहीं कहोगे। कीड़े का मतलब होता है पेट में मिलने वाले और जो दूसरे कीड़े हैं, खास करके प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोहेल्मिन्थेस। निमेटोहेल्मिन्थेस मीन्स धागे जैसे कीड़े, राउंड वर्म, एस्केरिस जिसको बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल फ्लैटवर्म, टेपवर्म, फीताकृमि जिसको कहते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है फीताकृमि। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बट सिलोम नहीं होती, और बॉडी में सेगमेंटेशन की शुरुआत भी नहीं हुई है, स्यूडो सेगमेंट है। टेपवर्म में सेगमेंट तो दिखते हैं लेकिन वो स्यूडो सेगमेंट, अंदर तक नहीं होते, अंदर तक सेगमेंट नहीं होते। और ये पैरासाइट है, ज्यादातर पैरासाइट है। बीफ टेपवर्म भी होता है, डॉग टेपवर्म भी होता है, पिग का टेपवर्म भी होता है। जो सामान्यतः टीनिया सोलियम जो बोला जाता है वो पिग का होता है। पिग का कच्चा मांस खाते हैं जो लोग, उन लोगों में ये बीमारी होती है। टीनियसिस बीमारी का नाम है, टीनियसिस। और जो लोग गाय का कच्चा मांस खाते हैं यानी कि बीफ, उन लोगों में होता है टीनिया सेजिनेटा, टीनियसिस, उसको भी टीनियसिस ही कहते हैं। ठीक है, बीमारी तो टीनियसिस ही है लेकिन एनिमल का नाम चेंज हो जाएगा, टीनिया सेजिनेटा। सो टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा, दो इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा। ठीक है, दो एनिमल हैं, ये दोनों को इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बीफ टेपवर्म और पिग, पोर्क टेपवर्म। पोर्क, पिग के मांस को कहा जाता है पोर्क, गाय के मांस को कहते हैं बीफ। ठीक है, तो बीफ टेपवर्म और पोर्क टेपवर्म, बहुत बड़ी संख्या में ये बीमारी होती है। जो इन चीजों को खाते हैं उनमें ये बीमारी होती है। ब्रेन में भी चला जाता है टेपवर्म, कई बार इंजरी कर देता है, डेथ हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैटवर्म है जिसका नाम है फेसियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक, वो लिवर फ्लूक जो है वो शिप, भेड़ जो होती है उसमें लिवर को डैमेज कर देता है। ह्यूमन में भी अटैक करता है और खास करके भेड़ों की बड़ी संख्या में मौत होती है। उन भेड़ों को खाने वाले जो ह्यूमन हैं उनमें भी वो आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भेड़ों की। तो भेड़ जो होती है, शिप कल्चर होता है, बहुत लोग भेड़ पालते हैं ऊन के लिए भी और खाने के लिए भी। तो उनकी लाखों की संख्या में भेड़ें हर साल इस एनिमल की वजह से मर जाती हैं, जिसका नाम है फेसियोला हिपेटिका। एक है शिस्टोजोमा हिमेटोबियम, ब्लड फ्लूक बोलते हैं इसको, शिस्टोजोमा हिमेटोबियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। शिस्टोसोमा हिमेटोबियम ब्लड फ्लूक कहलाता है, ये मनुष्य के ब्लड में आता है। तो ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और अगला है निमेटोहेल्मिन्थेस, एस्केरिस, राउंडवर्म। राउंडवर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तीसरे भारतीय के पेट में राउंडवर्म मिलते हैं। डॉक्टर बताते नहीं हैं लेकिन होते हैं। मिट्टी में ये इसके अंडे मिलते हैं। तो जो लोग मिट्टी खाते हैं, अच्छे से हाथ नहीं धोते, मिट्टी धूल में हाथ गए हैं आपके और आपने नहीं धोया है हाथ, तो आपके पास एस्केरिस पहुंचने का, राउंडवर्म आपके पेट में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कई बार हम होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ से भी चला जाता है, क्योंकि जो लोग आप तो हाथ धो करके बैठे हैं होटल में खाना खाने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति परोस रहा है, जो व्यक्ति सैलेड में जो होता है, सलाद जिसको कहते हैं, उसको में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो बॉयल नहीं होता ना। तो होटल में जब आप खाना खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, रिसेप्शन में, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी खाना खाते हैं, तो जो चीज़ कुकड नहीं है, धुआं जिसमें से नहीं निकल रहा है, जिसको फ्राई नहीं किया गया है, जिसको बॉयल नहीं किया गया है,
ऐसा फूड यदि आप खाते हैं तो उसमें ये सब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंडे ऊपर चिपके होते हैं। किसी आदमी ने कपड़ों के हाथ लगा दिया, वहाँ पे अंडे थे। क्योंकि अपन ओपन डेफिकेशन जितना ज़्यादा होगा बाहर, अगर किसी को एस्केरियसिस बोलते हैं उसको, एस्केरियसिस वाली प्रॉब्लम है और उसके शौच जो है बाहर गया वो, तो ओपन डेफिकेशन में बाहर खुले में शौच होता है तो वो उड़ते रहते हैं मिट्टी में चारों तरफ। पानी पूरी खाने वालों में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें वो उंगली से फोड़ता है और फिर उसमें से पानी में से भरता है, इस दौरान तो पक्का उसका अंडा उसमें चला जाता है। तो ऐसे लोग जो है पेट में कीड़े लेके घूमते हैं। तो ये बड़ी हर तीसरे भारतीय की प्रॉब्लम है, हर तीसरे, क्योंकि सैनिटरी कंडीशन भारत में बहुत ज़्यादा ख़राब है और फूड वाले जो लोग हैं, फूड इंस्पेक्टर वगैरह प्रॉपर अच्छे से चेक नहीं करते, जबकि हर चीज़ ढकी होनी चाहिए, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं। होटल वगैरह भी अगर आप देखें तो बाहर से तो आपको सुंदर होटल सजा हुआ दिखता है, लगता है कि डाइनिंग तो काफ़ी अच्छा होता है और सर्विंग भी काफ़ी अच्छा होता है कई बार उसका यूनिफॉर्म भी अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें इन सब के साथ साथ कभी पिछवाड़े में जा कर के देखिए उसके होटल के जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसके पीछे की साइड में जहाँ वो सब्जी काट रहे हैं, कई बार नाली के पास में ही काट रहे हैं, है ना, कई बार वहीं पर, और इधर पानी बह रहा है नाली का और उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 1 फीट ऊपर जो है वो वहीं पर कई बार लोग जूते पहन करके वहाँ से, शादी ब्याह में जो खाना बनता है वहाँ लोग जूते पहन करके भी निकलते हैं, वहीं सब चीज़ें काट करके सलाड वगैरह सब वहीं पर रख दिया जाता है जहाँ लोग जूते से घूम रहे थे थोड़ी देर पहले, वहीं खुले में रख दिया जाता है। तो आप ऐसी जगहों पर जब भी जाएं तो आज हेल्थ और हाइजीन वाला एक क्लास है कि उसमें एक ख्याल रखें कि ठंडी चीज़ें कोई नहीं खाना है, जिसमें भी जो भी बॉईल हुई है और जो भी फ्राई हुई है, जिसमें से भी धुआं निकल रहा है, वो चीज़ खा करके पेट भर के आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वहाँ से अगर गाजर उठाई, वहाँ से मूली उठाई, वहाँ से अगर आपने खीरा उठाया और टमाटर उठाया और भी जो चीज़ें ठंडी ठंडी हैं, उन सब में आपको वायरस और तमाम वो सब, बुखार तो पक्का आता ही है, वायरल तो होता ही है, लेकिन ये परमानेंट कीड़े लेके आते हैं। और कीड़े जब 1-8 किलो के बराबर हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, लंबे लंबे कीड़े होते हैं, 1-1 फीट के होते हैं, और वो पेट में पड़े रहते हैं, तो आपके डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जी मचलाता रहता है, मन नहीं लगता है, नींद सी नहीं आती, और मन किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती, पलायनवाद आ जाता है, कई बार सुसाइडल नेचर हो जाता है, भूख नहीं लगती, कई लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है और लोग बातचीत करते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे मैं केवल 1 रोटी खाता हूँ। वो यूँ बोलता है कि आपको विश्वास नहीं होगा मैं केवल 1 रोटी खाता हूँ, फिर भी ये देखो बड़ा हुआ, अरे 3 किलो कीड़े हैं अंदर, 2 किलो कीड़े लेके घूम रहा है, वो तो खाते हैं ना, तो वो वाकई में कमज़ोर है, उसको चक्कर भी आते हैं, जी भी मचलाता है, मन भी नहीं लगता उसका, और वो परेशान है बहुत, क्योंकि वो कीड़े शेयर करते हैं ना कि वो फूड जाता है सबसे पहले, तो वही इंतजार कर रहे होते हैं फूड का। आपकी सेल्स को तो बाद में मिलेगा, उनको पहले देना पड़ेगा, चाहे जितना पौष्टिक आप दे दो। अच्छा, उनकी लाइफ भी अच्छी है, 1-1, 2-2 साल, और फिर अंडे देते हैं तो वो जो है दस्त के साथ आपका अंडा जो है वो अगर खुले में शौच हुआ तो वो सब फैलेगा, तो हज़ारों लोगों को, तो इसलिए वो ओपन डेफिकेशन वाला काम तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कराया कि वो बंद करा दिया, शौचालय बना दिए। और स्वच्छता अभियान का जो काम निकल करके आया था ना मोदी जी की सरकार में 14 में, ये कमाल का काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में पहले से था, खुले में शौच वहाँ पर 5% ही था, भारत में लगभग 60% था, तो पाकिस्तान इस मामले में हमसे आगे था, क्योंकि उनके यहाँ चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे किसी भी कारण से ओपन डिफिकेशन को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन भारत इस मामले में पिछड़ रहा था। ये काम उन्होंने बहुत जोरदार किया, लेकिन वो भी कई जगह तो खाना पूर्ति हो गई, पोलपट्टी बाहर आती कि शौचालय बने नहीं है, पैसे खा गए उसका। वो तो एक मूवी भी बनी थी ना, सरपंच वाली, पंचायत वाले, कुछ सीरीज़ आया था, तो उसमें तो पूरा उसी का वो आता है। हाँ, तो वो तो बहुत खतरनाक है। तो वो सब चीज़ें अगर है तो फिर उसको सुधार करना चाहिए। वाकई में ग्राउंड लेवल पे भारत को ये काम करना चाहिए, हम कीड़ों से बच जाएंगे, क्योंकि अगर ये अंडे इधर उधर उड़ते फिरे तो फिर तो खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और बाहर पर आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ और ये भी लोग वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पे भी, तो वो लोग थोड़ा सा अगर सावधानी बरतेंगे और हाथ पर्याप्त धोना है, अच्छे से धोना है। कोरोना में कई लोगों को मैंने हाथ धोते हुए देखा, लेकिन वो ठीक से नहीं धोते, फ़ोन वापस पकड़ लेंगे उसी हाथ से वापस रुमाल पकड़ लेते हैं अपना, उसी हाथ से जिस खाने के लिए टेबल पे जा रहे हैं तो उसी से कुर्सी पकड़ के खिसका देते हैं, उसी से वापस टेबल पे भी हाथ रख देते हैं। तो फिर वो मामला फिर कोई मतलब नहीं हाथ धोने का, क्योंकि वहीं तो पकड़ा हुआ है उसने, वहीं पर जो है सारे बैक्टीरिया हैं, वहीं पर ये सब एग्स हैं, वहीं पे प्रोटोजोन्स हैं। तो ये जितना भी मैंने अभी हिस्सा पढ़ाया ये सार्थक तब होगा कि जब हम बीमार ना पड़े। और आप देखेंगे वाकई में आप 5-5, 10-10 साल तक, 15 साल तक बीमार नहीं होंगे, कभी बुखार ही नहीं आएगा अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और हेल्दी भी महसूस करें। देखिए केवल सांस लेते रहने को जिंदगी नहीं कहते। कई लोग हैं खड़े हैं, बस उनको सांसों का एहसास हो रहा है कि सांस आ रही है और जा रही है, बाकी उसको सूझ ही नहीं पड़ रही कि क्या हो रहा है जिंदगी में। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सांस आ रही है, जा रही है, होश ही नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं। बहुत सारे लोग अभी भी मैं देख रहा था कि वो कार लेके खड़ा है, तो वो खड़ा है, जिसको साइड में करना है कि तुम इसको यूँ कर लो ऐसे, तो वो भी ऐसे ही खड़ा है। तो आप मार्केट में आप जाओगे तो ढेरों लोग केवल सांस ले रहे हैं। तो फिर ये न्यूट्रिशन जा कहाँ रहा है? आप खा रहे हो, उससे बुद्धि क्यों नहीं आ रही? तो केवल गायत्री मंत्र बोलने से सद्बुद्धि नहीं आती, साथ साथ हाथ साफ करने से भी आएगी सद्बुद्धि। गायत्री मंत्र बोलने का मतलब यही है कि हमको सद्बुद्धि दे, मतलब ये वाली अकल जो हम बता रहे हैं। तब आप हेल्दी रहोगे तो फिट रहोगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। होश में रहो, ठीक है, उसमें होश में रहेंगे, हर पल को एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा म्यूजिक होगा तो उसको सुन पाएंगे, अच्छी हवा होगी, अच्छे फूल होंगे तो उनकी खुशबू ले पाएंगे, उनको देख पाएंगे, आंखों से अच्छा दिखना चाहिए, चारों तरफ सब कुछ सुखद होना चाहिए। और फिर जो पढ़ा है वो याद भी रहना चाहिए और पढ़ा हुआ समझ में भी आना चाहिए। पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, खा रहे हैं पच नहीं रहा है, अच्छा लगना चाहिए आपको लग नहीं रहा है, तो ये तो लाइफ नहीं है ना। तो लाइफ जो है बड़ी शानदार चीज़ है, अमूल्य मिला हुआ है, तो उसका शुरुआत यहीं से, सावधानी, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है अच्छे से हम लोग किया। राउंड वर्म इसको बोलते हैं, राउंड वर्म। तो आज की बात तो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार करके आइए, ठीक है। ओम देव शांति अंतर